हेलो, वेलकम बैक टू एजी केम। कल मैंने आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे मैंने लेक्चर ख़त्म किया था, तो उसी कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल देखिए क्या है, 2008 आईआईटी 2008 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ रिएक्शन हाफ ए गिव्स 2 मोल्स ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन को मत देखिएगा। कल मैंने आपको जो बताया था रेट लिखने का तरीका, उस मेथड से आगे बढ़िए। तो कल मैंने आपको बताया था रेट लिखने का तरीका क्या होता है। देखो, रिएक्टेंट है तो माइनस से एक्सप्रेस कीजिएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस से एक्सप्रेस कीजिएगा। ये हमने रेट लिखा है, बट मैंने आपको बताया था कि स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट पे जो भी होगा वो हम इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ 1/2 है तो यहाँ हमें 1/2 लिखना होगा और यहाँ 2 लिखना होगा। इसके स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो जब इस 2 को तुम ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो -2 dA/dt हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे -dA/dt के टर्म में एक्सप्रेस किया गया, मतलब इस 2 को तुम्हें इधर की तरफ भेजना पड़ेगा। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल मैथमेटिक्स से जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जब 2 इधर आ जाएगा तो नीचे 4 हो जाएगा। तो देखो, ये एक्सप्रेशन जो होगा ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए होगा इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में जहाँ पर भी आपको ये वाला मिले टर्म उसे टिक करना है। ये एक्सप्रेशन हमें जहाँ मिले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो कुछ भी करना नहीं होता, यहाँ पे रेट लिखना होता है, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। फिर हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा है, बस उसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अल्टरनेटिव ईयर्स में या फिर कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे हम लोग ऑर्डर निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, और ऑर्डर क्या होता है। तो पहले देखिए ये ग्राफ, देखिए ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच का। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो 2 रेट हमें पढ़ना है। पहला होता है एवरेज रेट, जो कल हम लोग बात कर रहे थे, सब एवरेज रेट की बात कर रहे थे। एवरेज रेट क्या होता है, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टाइम t1 पे, टाइम t1 पे देखो R1 है यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं, टाइम t2 पे अप्रोच करते हैं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R2 हो जाती है। मतलब हम लोग यहाँ पे सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं। एवरेज रेट में क्या होता है, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बीच की बात करते हैं। तो देखो आर एवरेज तुम इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसीलिए माइनस साइन लगा रहे हैं। और मैंने आपको एक और वे बताया था इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। R2 माइनस R1 हमारा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस करने के लिए यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया जाता है ताकि रेट हमारी नेगेटिव नहीं होती है। तो एवरेज रेट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बट देखा गया कि जो हमारी रेट होती है, एवरेज रेट क्या है, कांस्टेंट है, एक तरफ से कांस्टेंट है यहाँ पर। बट ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब कांस्टेंट नहीं हो सकता रेट। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, एक सर्टेन टाइम पे पूछ देता हूँ मैं तुमसे, अगर एक सर्टेन टाइम पे पूछता हूँ, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछता हूँ कि रिएक्शन की रेट कितनी है, तो हमें -dR/dt से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव द R इंस्टेंटेनियस। मतलब किसी इंस्टेंट पे अगर रेट पूछ लिया जाए तो हम केमिकल काइनेटिक्स में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि -dR/dt से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे माइनस इसीलिए क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैथमेटिकल वे में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वह तुम ये बोल सकते हो, वह लिमिट Δt टेंड्स टू 0, तो एवरेज रेट हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है। ये याद रखना, मैथमेटिक्स वे है। बताना यही चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारा रेट कांस्टेंट नहीं होता है। अगर मैं एक सर्टेन ऑफ टाइम पे पूछ लूँ तो वहाँ पे हमें बताना होता है। इसीलिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से यहाँ पे बहुत छोटे टर्म पे dt बहुत छोटा है तो उस पर हम लोग बात करते हैं कि एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना रेट होगा। ठीक है,
तो ये बात खत्म होती है रेट की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोग प्रोडक्ट का ग्राफ बनाइएगा, ये तो रिएक्टेंट वर्सेस टाइम है, अगर प्रोडक्ट का ग्राफ बनाइएगा तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, फिर उसका भी स्लोप आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हमारी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है रिएक्टेंट की, तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज होता है। तो ये एक्सप्रेशन है, तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये क्या है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे रेट डिपेंड कर रहा है, उसी को एक्सप्रेस करते हैं रेट लॉ की हेल्प से। देखो अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, सपोज करो ए मोल ए के बी मोल बी के प्रोडक्ट बना रहा है हमारा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको जब इक्विलिब्रियम बताया था तो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन भी आपको बताया था, वहाँ पर भी रेट का डिपेंडेंस हमारा होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो वो देखो पहले वो भी देख लेते हैं, हम दोनों को रिलेट करेंगे। तो आप देखिए अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की मैं बात करता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, थोड़ा सा याद कीजिए कंसेप्ट। तो वहाँ पे अगर इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू के ए की पावर ए बी की पावर बी। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेज टू देयर स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ रेट लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेट लॉ देखो क्या कहता है, रेट लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, आर इक्वल्स टू के ए की पावर और बी की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ये जो अल्फा बीटा है यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। सो इट मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू ए बी। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम लॉ ऑफ मास एक्शन ही है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करके इक्वेशन को, उसका जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। बट रेट लॉ में क्या होता है कि जो अल्फा और बीटा है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, वो बैलेंस केमिकल का जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। सो इट मे बी और मे नॉट बी इक्वल्स टू, ये इक्वल भी हो सकता है ए के और बीटा बी के इक्वल भी हो सकता है, बट इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग कभी भी ये कोफिशिएंट को, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये हमेशा थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें पता चलता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने बोल दे तो डिफाइन इस तरीके से कीजिएगा, सम ऑफ पावर्स टू विच concentration terms are raised in rate law। रेट लॉ में जो भी यहाँ पे पावर्स होंगी उनको ऐड कर देंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, अल्फा अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे रेट का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड नहीं करता, उसको जीरो ऑर्डर बोलते हैं। अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया तो सेकेंड ऑर्डर, 3 हो गया तो थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से चलता है हमारा। तो आप लोग देखिए, तो रेट लॉ को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेज टू देयर स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, बट दिस टाइम नॉट इक्वल्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस करके आता है वो इसके इक्वल नहीं होता, बार बार बोल रहा हूँ। तो अब बात करते हैं, अगर मान लो ए और बी अगर यूनिटी लिख देते हैं, अगर 1 होता है कॉन्सेंट्रेशन, मान लो यूनिटी हो जाए तो रेट इक्वल्स टू के हो जाता है। मतलब
रेट कांस्टेंट के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू रेट व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिकम्स यूनिटी। जब तुम्हारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ए और बी जो यहाँ पे रिएक्टेंट है, जब वो यूनिटी को अप्रोच करेंगे तो रेट इक्वल्स टू के हो जाएगा, मतलब रेट विल बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। तो ऐसे डिफाइन करते हैं रेट कांस्टेंट को, ठीक है। तो ऑर्डर की बात हम लोग अब हम लोग बात करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेट कांस्टेंट की, वो देखते हैं। देखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का, जो कि हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रीफ में बताऊंगा, लिख लीजिएगा लिखना चाहते हैं तो। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है कि ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, डजंट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, बट ये जो के है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, वो हमारा डजंट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट। थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज करेंगे तो हमारा के की यूनिट भी चेंज होगी। मैं अभी आपको बताऊंगा के की यूनिट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। देखो रेट की यूनिट जो है वो हमेशा सेम रहती है, बट रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो चेंज करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगा तो यूनिट भी चेंज होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका आता है कि ग्रेटर दी रेट कांस्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, हायर विल बी द रेट। तो देखो चार कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, तो अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेट भी हमारी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, हायर विल बी द रेट। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और इसकी जो यूनिट है वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट हम लोग कैसे देखते हैं किसी भी ऑर्डर का। अगर ऑर्डर चेंज होता है तो यूनिट कैसे चेंज होती है, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो कल मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताई थी, तो आप लोगों को याद होगा हम लोग देखे थे रेट की जो यूनिट है, रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम होता है। तो इसके यूनिट हम लोग देखे थे कि कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल पर लीटर से, और टाइम को हम लोग सेकेंड से करते हैं तो सेकेंड इनवर्स। मतलब रेट की यूनिट हमेशा ये होगी, बट रेट कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो देखिए रेट इक्वल्स टू के, एक जनरल मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, सपोज करो एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एन ऑर्डर लेके चल रहे हैं, और मैं बता दूंगा, उसको याद रख लीजिएगा, हर ऑर्डर के लिए यूनिट आप निकाल सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ, अगर मैं के की यूनिट की बात करता हूँ तो आप ऐसे लिखिए, लिख सकते हैं। अब रेट क्या होता है, रेट होता है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, और नीचे एक कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन पहले से ही है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन हो जाएगा। जब इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाइएगा तो प्रोडक्ट में होगा तो पावर माइनस होगा, क्योंकि डिवाइड में है तो 1 माइनस एन हो जाएगा, और टाइम माइनस में हो जाएगा जब ऊपर की तरफ लेके जाइएगा। तो अब कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर लिख सकते हैं, और टाइम को ऐसे ही छोड़ दीजिए, टाइम को सेकंड में लिख दीजिए, ठीक है। टाइम को हम लोग सेकंड में लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर है, टाइम सेकंड इनवर्स होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये यूनिट है, जनरल यूनिट है किसी भी ऑर्डर के लिए, फॉर एन ऑर्डर, फॉर एन ऑर्डर। देखियो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल एकदम अच्छे से याद कर लो, ये तुम्हें हमेशा काम आएगा। ये है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
की यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो ये जीरो ऑर्डर है, तो n की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, तो मोल 1 लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर की यूनिट है। रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर है। मान लो अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, n की जगह पे 1 पुट कर दो, n की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, सेकेंड माइनस इनवर्स हो जाएगा। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर तुम्हें रिएक्शन की यूनिट पता है, ऑर्डर की यूनिट पता है, तो तुम कोई भी क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसकी यूनिट देख के ही हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, वहाँ पे यूनिट अगर दी हुई है तो आप यूनिट से सॉल्व कीजिएगा, आंसर निकल के आएगा। मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। तो ये आप याद रखिएगा कि जनरल फॉर nth ऑर्डर ये हमारा होता है। अगर आप भूल जाए तो यहाँ से आप डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, फिर लेक्चर आज का ख़त्म करूँगा। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच का क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। अच्छा एक बात और बताना भूल गया हूँ, अगर मान लो तुम्हारा रेट इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा अगर तुमसे पूछ लिए ऑर्डर, अल्फ़ा इक्वल्स टू ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ लिया जाए तो अल्फ़ा है। अगर बीटा क्या है, ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर बी के रेस्पेक्ट पे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो वो बीटा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तुमसे, एक डिफरेंस तुम्हें बता रहा था मैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस बता रहा था। तो पहला डिफरेंस देखो इसका ये है कि इसकी जो यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो हमेशा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। बट इसकी जो यूनिट्स होती है वो डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। इसकी डेफिनेशन आप लोग जान रहे हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। बट ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब तुम्हारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का जब यूनिटी को अप्रोच करे तो रेट इक्वल्स टू के हो जाता है। मतलब रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल अप्रोच टू यूनिटी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाऊँगा आप लोगों को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक ऑर्डर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बहुत कुछ है, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह हमें पढ़ना है। अच्छा एक और कंसेप्ट है कि फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वो भी बता देता हूँ। फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो पहला होता है टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखा गया है अगर तुम मान लो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। अगर देखा गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन तुम 10 डिग्री बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। सेकेंड पॉइंट आता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट अगर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, एक लोअर एनर्जी बैरियर का। जब मान लो कि अगर तुम्हारा ये पाथ फॉलो करके रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो कैटलिस्ट क्या करेगा, ये पाथ फॉलो करवा के रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम नहीं होती है। सब कोई बोलते हैं कि कैटलिस्ट डाल दो तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट एक नया पाथ प्रोवाइड कराता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो इसीलिए हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब जल्दी रिएक्शन अटेंड हो जाएगा।
तीसरा बात करें तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और कुछ फैक्टर्स और है, मान लो कि तुम बात करते हो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ज़्यादा होगा। और अगर हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है। मान लो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कोई ए बी हमारा रिएक्टेंट है, ए बॉन्ड बी रिएक्टेंट है, और मान लो सी बॉन्ड डी रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस, जो हमारी एनर्जी तोड़ने में लगती है वो डिफरेंट होगी। तो हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। हो सकता है इसकी एनर्जी तोड़ने में कम टाइम लगे तो इसकी रेट ज़्यादा होगी, इसकी रेट कम होगी और इसकी रेट ज़्यादा होगी। आप लोग समझे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है। पर बेसिकली हम लोग को तीन ये देखनी है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगले लेक्चर में फिर और भी आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।